हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाथ शोवर। सो आज का जो लेक्चर होने जा रहा है वो होने जा रहा है रिवोल्ट ऑफ 1857 के ऊपर। वी आर गोइंग टू डिस्कस रिवोल्ट ऑफ 1857। आप इसको चाहे किसी भी एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं इसके ऊपर, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट फुल्ली, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। रिवोल्ट ऑफ 1857, इसकी आप पहले यार टाइम लाइन देख लो, कब स्टार्ट हो और कब एंड हुआ। 10 मई 1857 से लेके 20 सितंबर 1857 से ही चला, जिसको वीडी सावर की लैंग्वेज में हम कहते हैं प्लानड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। ही डिफाइंस रिवोल्ट ऑफ 1857 एज प्लानड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस इन हिज बुक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है। सो ये कब स्टार्ट हुआ था, जब आपको पता ही होगा, मेरठ में जब उन सोल्जर्स को पकड़ा गया था एंड दे ब्रोक आउट फ्रॉम द जेल एंड अनफ्लर्ड द बैनर ऑफ रिवोल्ट एंड एंडेड व्हेन द ब्रिटिश कैप्चर्ड दिल्ली ऑन 20 सितंबर। ब्रिटिश ने रिकैप्चर किया था दिल्ली को। सो इसका हम पहले देख लें, सिंबल देख लो। सिंबल एक कभी बार पूछा जाता है, रेड लोट्स एंड चपाती था, क्योंकि जो भी न्यूज़ इस दौरान आपस में शेयर की गई अमंग डिफरेंट रीजन्स या स्टेट्स पूछ लो, दैट वाज शेयर्ड बाय सर्कुलेशन ऑफ लोटस, रेड लोट्स एंड चपातीज। प्रोपेगेंडा जो फैला गया वो इन्हीं दो से फैला गया था। सो लेट्स बिगिन इट्स जनरल कॉजेज। इफ़ वी लुक एट द जनरल कॉजेज, भाई सभी सेक्शन से सभी एस्पेक्ट्स ऑफ डेली एग्जिस्टेंस, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज हो, भाई हर किसी से डिसकंटेंट फैल गया था। क्योंकि ब्रिटिश की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी करप्ट थी। आप इनके इकोनॉमिक काज हम डिस्कस करेंगे, वो भी ऐसे ही थे। उन्होंने भी बहुत तंग किया था लोगों को। एंड अब नहीं कि एक सेक्शन जैसे पीजेंट्री हो गए, पीजेंट्री से लेके आप पूरा देख लेना ज़मींदार तक सभी तंग आ चुके थे, इंक्लूडिंग स्पॉयज एंड सोल्जर्स। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कॉज एज इकोनॉमिक कॉज। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू बिगिन विथ इकोनॉमिक कॉजेज। सो द कॉलोनियल पॉलिसी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन्होंने क्या किया था कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक जो इंडियन सोसाइटी का था वो तो उन्होंने पूरी तरह से भाई डिस्ट्रॉय कर दिया था। दे डिस्ट्रॉय द ट्रेडिशनल फैब्रिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। द पीजेंट्री, इसमें सबसे ज़्यादा क्या हुआ, पीजेंट्री जो थी, पीजेंट्री गॉट बैडली अफेक्टेड बाय इट। जो कि नए रेवेन्यू सेटलमेंट्स आए थे और हाई टैक्सेशन लगा ली थी। हाई टैक्सेशन एंड न्यूली रेवेन्यू सेटलमेंट्स, द पीजेंट्री। अगर आप देखो रियलिटी में जो पीजेंट्री थी ना, वो फिर क्या करते थे, वो तो अपने टैक्स तो भर नहीं पाते थे। सो दे ऑफन रिजॉर्टेड फॉर लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स, भाई हाई इंटरेस्ट रेट पे। ऐसा नहीं कि लिटिल इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट पे, जिसकी वजह से जो मनी लेंडर्स या ट्रेडर्स जो थे वो क्या करते थे, फिर जब वो चुका नहीं पाते थे पीजेंट्री उनका लोन, तो आप उनको ज़मीन हड़प लेते थे। ठीक है। पीजेंट्री बहुत तंग आ चुकी थी इनकी रेवेन्यू सेटलमेंट एंड टैक्सेशन की वजह से। दूसरा जो बात है, दूसरी कॉज इसमें हम देखते हैं आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्ट्स पीपल। क्या हुआ था कि जब एनेक्सेशन हुआ था इंडियन स्टेट्स का, दैट आल्सो मेंट, एनेक्सेशन जब हुआ किसी इंडियन स्टेट का, तो वहाँ पर तो जो किंग था या कुछ था वो तो ख़त्म हो गया। ठीक है। तो उसकी वजह से किन किन को नुकसान झेलना पड़ा। पहले तो आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्टर्स, शॉपकीपर्स, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स, सोल्जर्स जो उनके सर्व करते थे, मर्चेंट जो सर्व करते थे किसी रूलर को, वो तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम खो बैठे, क्योंकि उतनी इकनॉमी भी नहीं थी कि अब लोकली उतना किया जाए। बट द मेजर सोर्स ऑफ इनकम वाज लॉस्ट बिकॉज द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल।
and the annexation of Indian states. Also, the Britishers, what they did, they imposed taxes on Indian goods. उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाई टैक्सेशन की इंडियन गुड्स पे, एंड अपने जो उनके प्रोडक्ट्स थे वो प्रमोट कर रहे थे. वो दे प्रमोटेड देयर ओन प्रोडक्ट्स एंड द इंडियन प्रोडक्ट्स वर डिस्करेज्ड. वो उनको तरफ ध्यान भी नहीं देते थे, ना वो आर्टिसंस को कुछ खरीदते थे, ना ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो पूरी बैठ गई थी. दे रिलाइड ऑन द रूलर्स. बट नाउ after coming of the British rule, East India Company, the handicraft company was on its verge of collapse. एंड ब्रिटिश क्या करते थे, अपने ही प्रोडक्ट्स एंड गुड्स को मार्केट में प्रमोट करते थे. हो गए आज. इसके बाद क्या हुआ कि ज़मींदार जो थे, जो हाईली रेस्पेक्टेड क्लास है सोसाइटी का, उन्होंने भी बहुत कुछ देखा. व्हाट दे वर सीइंग दैट देयर लैंड्स वर फोर्टिफाइड विद द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कोआरंटो. उनकी जो लैंड थी वो स्टेट अपने अंडर ले रही थी विद द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कोआरंटो, जिससे बहुत सारे ज़मींदार क्या हुआ कि दे वर लेफ्ट विथ नो सोर्स ऑफ इनकम. यू कैन सी दैट इन अवध 21 तालुकदार्स, or you can say ज़मींदार्स, they were left without a source of income. भाई वो तो बैक भी नहीं कर सकते क्योंकि रेस्पेक्टेड क्लास था. अब कहाँ वो बैक करते या किसी के यहाँ काम करते, वो भी नहीं कर सकते थे. उनका जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम था वो उनकी लैंड थी. जब लैंड ही नहीं रही थी तो इनकम कहाँ से आती. वो ये पीजेंट्स को देते थे एंड दे वर गेटिंग सम पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट और वट एवर दे सोन देयर, जिसकी वजह से 21,000 जो ये ताल्लुकदार्स है, दे बिकेम एनिमीज, डेंजरस अपोनेंट्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि उनकी लैंड जो थी वो कोआरंटो की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने अंदर कर ली गई. इन ओनली अवर 21,000 ज़मींदार्स वर लेफ्ट विदाउट सोर्स ऑफ इनकम. ओके, सो हियर वी गो. इसके बाद क्या था, पॉलिटिकल कास्ट. ठीक है, तो पॉलिटिकल कास्ट देखेंगे कि पॉलिटिकली क्या डिसकंटेंट इंडियन सोसाइटी में फैल चुका था. पहली बात, ईस्ट इंडिया कंपनी की तो भाई ग्रीडी पॉलिसी ऑफ एग्रेंडाइजमेंट थी. इन्होंने मतलब हर टाइम अपने जो ये प्लेज खाते थे वो तो उस पर कायम ही नहीं रहते थे. दे वर ग्रीडी, दे डोंट वांट हेयर रूल, दे वर हेयर फॉर लूट मचाने आए थे यहाँ पे. ठीक है, और दूसरी जो मेन रीज़न था लॉस ऑफ पॉलिटिकल प्रेस्टीज के लिए, वो था उनकी पॉलिसी जैसे इफ़ेक्टिव कंट्रोल, सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. इनकी वजह से उनको बहुत सारा ये लॉस ऑफ पॉलिटिकल प्रेस्टीज देखना पड़ा. एंड द रूलिंग प्रिंसेस ऑफ इंडिया जो उस टाइम पे थे, उनके दिमाग में ना एक शक सी आ गई, भाई ये तो देखो, दिस कॉजेस सस्पिशन इन द माइंड्स ऑफ रूलिंग प्रिंसेस ऑफ इंडिया. एंड नेक्स्ट क्या था कि इन पॉलिसीज़ की वजह से, एनेक्सेशन एंड सबऑर्डिनेशन, इन तीस पॉलिसीज़ की वजह से, जैसे कि हम देखते हैं नाना साहिब क्या हक के थे, दे वर द लास्ट पेशावर. जो बाजीराव सेकंड थे, उनके अडॉप्टेड सन लास्ट पेशावर, उनको भी नई सीट दी गई. एंड रानी ऑफ झांसी देख लो, रानी लक्ष्मीबाई, जो कि अपने अडॉप्टेड सन को तख्त पे बिठाना चाहते थे ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. शी वॉज नॉट अलाउड. तो शी बिकेम स्टॉन्ट एनिमीज. एंड यू नो बहादुर शाह जफर, उनका क्या हुआ था इन 1849, Dalhousie announced that successor of Bahadur Shah Zafar या Bahadur Shah II, they have to leave the Red Fort. Red Fort क्या होता था कि that was the home of Mughals. They have to leave the Red Fort. ये किसने कहा था, Dalhousie
in 1849. Then after 7 years, in 1856, लॉर्ड कनिंग ने, जो कि रिवोल्ट के दौरान यहाँ के गवर्नर ऑफ इंडिया थे, लॉर्ड कनिंग जो थे, he announced that Mughals would lose their regal title as kings. So क्या हुआ था कि ये पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, आप ये पॉइंट नोट कीजिए। 1856 में लॉर्ड कनिंग ने अनाउंस किया कि जो मुगल्स है आफ्टर बहादुर शाह सेकंड, दे विल लूज देयर टाइटल ऑफ किंग्स एंड वुड बी नोन एज मियर प्रिंसेस। तो इसकी वजह से ना पैनिक हो गया था, पैनिक डिस्टर्बेंसेस एंड पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस इन नेटिव रूलर्स ऑफ ऑल स्टेट्स। इसके बाद हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज हम देखेंगे। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज क्या थी भाई, कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो पूरी करप्ट थी, नीचे से लेके ऊपर तक सारे करप्ट ऑफिसर थे। स्पेशली लोअर लेवल्स में बहुत ज़्यादा करप्शन थी, लोअर कोर्ट्स वर करप्टेड, पुलिस वॉज करप्टेड, कोई भी कंप्लेंट नहीं कर रहा था किसी को। और इसकी वजह से ब्रिटिश रूल को एक फॉरेन एंड एलियन लुक मिल गया था इन द आइज ऑफ इंडियन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सोशो रिलीजियस कॉज। पहले जो सोशो रिलीजियस कॉज था वो था द एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, जो हर कहीं पे देखी जाती थी। वो क्या कर रहे थे कि मार्केट में वो थे, हॉस्पिटल्स में थे, प्रिजनर्स में थे, दे ट्राई टू कन्वर्ट पीपल टू क्रिश्चियनिटी एंड में वल्गर अटैक्स ऑन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। आप ये देख लो। एंड सबसे बड़ी बात, इनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती थी। जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे, पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती थी उनको टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। दे मेड वल्गर अटैक्स एंड पब्लिकली ऑन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, जो कि मेन वहाँ उस टाइम के थे यहाँ पे रिलीजन, जिसकी वजह से बहुत डिसकंटेंट फैल गया था पब्लिक में। और इसी के साथ साथ 1850 में एक लॉ पास कर लिया गया, जो कोई भी क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट करता वो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता। कि अगर कोई मान लो कोई क्रिश्चियनिटी आ गया, somebody if he convert to Christianity, वो क्या करता था, अपनी जो उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, भाई परदादा की प्रॉपर्टी उसी को दी जाती थी, वो उसको इनहेरिट कर लेता था। ठीक है, दूसरा क्या हुआ था कि सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स यहाँ पे किए गए थे, जैसे कि अबॉलिशन ऑफ सती, लीगलाइजेशन ऑफ विडोरी मैरिज एंड ओपनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन टू गर्ल्स। बट दीज वर गुड थिंग्स। बट उस टाइम में वो क्या हुआ था कि लार्ज सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी थी, उन्होंने ये सोचा कि ये तो भाई इंटरफेरेंस हो गई हमारे रिलीजियस मसले में बाय आउटसाइडर्स, क्योंकि उस टाइम पे सती चलता था, विडोरी मैरिज तो पॉसिबल ही नहीं था, एंड गर्ल एजुकेशन तो बिल्कुल भी नहीं थी। और इसी के साथ साथ 1856 में एक और एक्ट पास किया गया था, रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट, जिसमें टैक्स लगा गया था किन पे, मॉस्क एंड टेम्पल लैंड्स पे भी। ठीक है, जो कि इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। अब देख लो कितना यहाँ पे डिसकंटेंट फैल गया था पहले ही इनकी एक्टिविटी से और एक्ट से। तो इसके बाद जो हमारे जो है मेन टॉपिक पे, स्पॉयज़ के साथ क्या हो गया था, जिन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया उनके साथ क्या किया जाता था। सो पहले ही अगर हम देखते हैं तो इनकी जो कंपनी में जो भी होता था आर्मी, वो तो इंडियंस ही थे ओबियसली, इनको तो वहाँ पे कुछ भी नहीं सर्विस दी जाती। दे वर ट्रीटेड एज
beggars. Even some say that जब किसी ऑफिसर को कोई इंडियन को बुलाता, he called him by sewer, that's pig. वो उनको इसी नाम से बुलाते थे वहाँ पे, ठीक है. तो कोई प्रिजुडिस, वो कोई यहाँ पे प्रिजुडिस हुई करती थी उनके खिलाफ, एंड उनकी कोई इज्जत नहीं थी वहाँ पे आर्मी में. दूसरी बात जो थी, उन पे लगाई गई थी पाबंदी लगाई गई थी उन पे कि दे कैंट वेयर कास्ट एंड सेक्टेरियन मास्क. जैसे कि मुसलमान टोपी नहीं रख सकता, दाढ़ी नहीं लगा सकता, सिख जो थे वो भी अपनी वो टोपी नहीं लगा सकते थे, पगड़ी जिसको हम कहते हैं. दे वर नॉट अलाउड टू वेयर कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क्स. एंड रूमर्स थे कि प्रोसेलेटाइजिंग एक्टिविटीज़, जिसको हम कहते हैं प्रोसेलेटाइजिंग एक्टिविटीज़, मतलब टू ब्रिंग इन टू क्रिश्चियनिटी. चैपलिन्स वही होते हैं जो उनके चर्च में होते हैं, टू ब्रिंग इनटू क्रिश्चियनिटी रिलीजन. जो ये चैपलिन्स थे ये वहाँ पे भी थे, आर्मी में भी. और इनकी वजह से इंडियन सिपाहीज जो कि जनरली कंजर्वेटिव नेचर थे उस टाइम पे, उनको ये लगा कि ये तो अपने रिलीजन के साथ खेल रहे. इसके बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग गवर्नमेंट ने फिर से एक एक्ट पास किया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जिसके तहत एक न्यू रिक्रूट को ओवरसीज जाना पड़ता था. भाई इसमें तो कोई आपको अभी तो आया, आज के ज़माने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, बट उस टाइम क्या था, जो कि रिलीजियस बिलीफ थे हिंदूज़ के, इफ़ ही वाज टू ट्रैवल ओवर द सीज, वो क्या होता था, लेट ओवर द सीज दैट लेड टू द लॉस्ट ऑफ कास्ट. इससे क्या होता था, उनका बिलीफ ये था कि if he had to travel across the sea, that means his caste was lost. So इससे भी बहुत सारे डिसकंटेंट पैदा हुआ था इन सिपाहीज. And moving to the next, what we got here, जो कि एक इमीडिएट काज था सिपाही डिससेटिस्फैक्शन का, वो था कि फॉरेन सर्विस अलाउंस, जिसको उस टाइम पे भट्टा कहते थे, भट्टा, वो नहीं दिया जाता था वाइल सर्विंग इन सिंध और पंजाब. एक तो पहले से ही इनकम थी 10 रुपये, ये मुझे याद नहीं है, शायद 10 रुपीज़ ही थी इनकी इनकम, और उसमें अभी कोई भी फॉरेन अलाउंस नहीं दिए जाती थी उनको जो भी था वो उनको खुद करना पड़ता था वहाँ पे. एक और बात जो थी मेन, सिपाही क्या था, सिपाही तो एक पीजेंट था इन यूनिफॉर्म, जो कि द होप्स एंड डिस्पेयर्स ऑफ द अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वो खुद देख रहे थे कि उन बाकी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पे क्या जुल्म हो रहे थे, वो उनमें आराम से दिखते थे. एक्सपेशली पीजेंट्री, वो तो खुद इसी क्लास से बिलोंग करते थे. जो इन पे कोई जुल्म होता था तो पीजेंट्स पे वो भी साथ थे वहीं पे, तो उनके वो रिफ्लेक्शन होती थी वहाँ पे कि नहीं भाई, इनकी फीलिंग्स को हर्ट होता था. जबकि अवध को एनेक्स किया गया तो मनी सिपाहीज गॉट इन्फ्लेम्ड देयर फीलिंग्स. ओके, सो हियर वी मूव टू द बिगिनिंग एंड द कोर्स ऑफ द रिवोल्ट. So this is our next topic. This is very very important. So पहले स्टार्ट कैसे होता, अभी आप देख लो बाय 1857 इतना सारा डिसकंटेंट रेडी हो चुका था सोसाइटी में. पहले ही जो डिसकंटेंट था वो रेडी था. एक बड़ी यू कैन से दैट रिवोल्ट के लिए मटेरियल रेडी था. खाली जो स्पार्क थी उसको आग लगाने के लिए जो चाहिए वो किसने दे दी, हम वो देखेंगे, ठीक है. अब देख लो पीजेंट्री को भी ऐसे ही किया था. स्पॉइज, हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्टिसनस, सोल्जर्स, नोबल्स, ज़मींदार्स,
सब भी जो हुए थे वो हर्ट हुए थे उनके. They were searching for a movement to revolt against the British government, and that movement gave them, and that movement was given by the introduction of Enfield rifle. न्यू एनफील्ड राइफल आ गई थी जिसमें क्या हुआ था, एंड ये रिपोर्ट्स आ गए थे कि भाई आटे में ये बोन डस्ट डालते ह्यूमन. एंड अब हम इसकी बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जो न्यू एनफील्ड राइफल आई थी, इससे क्या हुआ था. वैसे इसकी जो कार्टरेज थी, प्रॉब्लम यहाँ पे थी, जो कार्टरेज थी उसको पहले मुंह से कवर उठाना पड़ता था, वो भी मुंह से. बट प्रॉब्लम जो ये कवर था ना, ये इधर बनाया गया था बीफ फैट से, या आप बोलते हो काउ फैट और पिग फैट, और पिग फैट जो कि दोनों, पिग फैट तो यहाँ पे मुस्लिम्स को हर्ट किया, मुस्लिम सिपॉइज को, एंड काउ फैट रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू सिपॉइज, क्योंकि दोनों रिलीजन में आपस में हराम है. इट्स नॉट, इट्स फॉरबिडन इन बोथ ऑफ द रिलीजन. सो एक्चुअली क्या हुआ था, इससे पहले अप्रैल 24 से पहले मंगल पांडे का एपिसोड हम पढ़ते हैं, वहाँ पे वो मेंशन करना फिर से भूल गए वो. आई विल मेक श्योर द नेक्स्ट टाइम दे डोंट फॉरगेट टू मेंशन सच थिंग्स. मार्टियर एट बैरकपुर, on 20th March 1857 इसने सिंगल हैंडेडली एक रिवोल्ट स्टार्ट किया था, कि इसने अपने जो उसका सीनियर था उस पर उसने गोली चलाई थी. ठीक है, तो अब देखते हैं मेन जो हुआ था वो कब हुआ था. अप्रैल 24 1857 में क्या हुआ, 90 मैन ऑफ 3rd नेटिव कैवलरी, उन्होंने साफ मना कर दिया इस कार्टरेज एंड गन को यूज़ करने से, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत गुस्सा आया. एंड on 9th May 85 of them were dismissed and sentenced for 10 years of imprisonment, and they were put in jail at मीरठ. कहाँ पे इनको बंद किया गया था, मीरठ पे. बट क्या हुआ कि ये जो एक ही जगह पे 85 उनको रखा गया, इसने स्पार्क ऑफ किया एक जनरल इम्यूनिटी को. ऑन 10th of May 1857 they released their imprisoned commanders जो वहाँ पे थे, and killed officers, British officers जो वहाँ पे ड्यूटी पे थे, and unfurled the banner of revolt. Hence the 1857 revolt started on 10th of May. सो यहाँ से 1857 की जो रिवोल्ट है वो स्प्रेड हो गया, और उन्होंने क्या कहा कि सुबह होने तक ये दिल्ली पहुँचनी चाहिए. जो नेक्स्ट मॉर्निंग थे वो ये दिल्ली पहुँच गए थे. और देख लो मेरठ गाँव पे 58 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली. ऑन 10th May the gathering force रैपिडली ना फायर की तरह फैल गया पूरी न्यूज़. और पंजाब में भी रिवोल्ट हुआ इसी के साथ, नर्मदा इन साउथ, बिहार इन ईस्ट एंड राजपूता इन वेस्ट, चारों तरफ ना अब फैल गया भाई रिवोल्ट होना है. जब वे दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने पहला काम क्या किया कि दे डिक्लेयर दिस रिवोल्ट एज द ग्रेट रिवोल्ट. पहले तो स्पॉय इम्यूनिटी थी, कुछ स्पॉय ने भाई प्रोटेस्ट किया, वो तो स्पॉय इम्यूनिटी, बट आफ्टर दे रीच्ड दिल्ली they declared this as a great revolt, and then the Delhi
became the center of this revolt. They met Bahadur Shah there and declared him as the symbolic head. क्यों? क्योंकि अभी जो लास्ट मुगल किंग थे वो यही थे, बहादुर शाह सेकंड. उनको लीडरशिप ऑफ द कंट्री, उनको एम्पर फिर से डिक्लेयर करवा दिया गया. और इसकी वजह से बहादुर शाह ने अंडर द प्रेशर ऑफ स्पॉइज ही सेंट लेटर्स टू, इसने क्या लेटर्स भेजने शुरू कर दिए बहुत सारे रूलर्स को भाई, अर्जिंग देम टू अर्जिंग, इसमें क्या लिखा कि हाँ आप चलो यूनाइटेडली फाइट कर दे अगेंस्ट ब्रिटिश एंड थ्रू आउट द ब्रिटिश रिजीम. ठीक है, तो इसकी वजह से सून आफ्टर दिस हैपेंड इन्होंने लेटर्स लिखे सबको. सून बंगाल आर्मी जो थी उन्होंने भी रिवोल्ट स्टार्ट किया इसी के साथ. एंड अवध, रोहिलखंड, दोब, बुंदेलखंड एंड सेंट्रल इंडिया, पास ऑफ बिहार, इस सब में ब्रिटिश अथॉरिटी को तोड़ दिया गया. ब्रिटिश अथॉरिटी वॉज नोवेयर हियर. अब रिवोल्ट जो पूरी तरह से फैल चुका था, अब इसमें सिविलियंस भी ज्वाइन हो गए थे. सिविलियंस बहुत ही ज़्यादा ज्वाइन हो गए थे इसमें. नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा देखने को मिला कि बिफोर द सिपॉइज रीच्ड देयर, दे इवन इन सम एरियाज जहाँ बिफोर द सिपॉइज वर यूज्ड टू रीच देयर, जो सिविल पॉपुलेशन थी उन्होंने खुद के दम पे वहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया. दे रोज अप, दे फॉट विद आर्म्स and used axes and spears and sickles. क्रूड मस्केट्स का भी यूज़ किया था ब्रिटिश सिविलियंस ने. एंड इसमें जो बहुत ही यू कैन से द पैराडॉक्स जो था जिसकी वजह से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, गीजर्ड कार्ट्रिजेस, सेम कार्ट्रिजेस स्पॉइज ने यूज़ किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन दिस रिवोल्ट. एंड इसमें बहुत ही एक काउ स्लॉटर बैन हुआ था. हिंदू रिलीजियस काउ स्लॉटर वाज बैनड. ऑर्डर निकाला गया था काउ स्लॉटर बैन कर दो क्योंकि ये हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है. हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी देखी गई थी इसमें. बहुत ही अच्छी ये, क्योंकि उस टाइम पे रिलीजन पे कोई असर नहीं था. मेन एनिमी जो था वो था भाई ब्रिटिशर्स को यहाँ पे हटाना है. ये इन्होंने मान लो आपस में प्रॉमिस कर रखा था, बट ऐसा नहीं हुआ. वो हम आगे देखते हैं क्यों नहीं हुआ, कि बहुत सारे जो इसके नेगेटिव्स थे वो सामने आ गए. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. इसके बाद क्या हुआ कि अब देखते हैं कहाँ पे क्या हुआ. बिगिनिंग एंड द सिविलियन ज्वाइन के पास स्टॉर्म सेंटर्स एंड लीडर्स, कहाँ पे कौन से लीडर था, क्या स्टॉर्म सेंटर थे वहाँ पे, वो हम देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में. दिल्ली में हेड कर रहा था इसको जनरल बख्त खान एंड सर ह्यूज व्हीलर जो कि कमांडर था उसने सरेंडर किया कब 27/80/57 and was killed on the same day. So here we go. The General Bakht Khan was he was an ordinary सूबेदार. ये सूबेदार हुआ करता था यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी में of artillery, and then he rose up and made popular. He became the जनरल ऑफ द सोल्जर्स फॉर दिस रिवोल्ट. कई सारे हिस्टोरियन जो है वो ब्लेम करते हैं जो वीकेस्ट लिंक थी ना इस रिवोल्ट में, वो था बहादुर शाह. इट वॉज द वीकेस्ट लिंक इन द चेन ऑफ द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट. इसी की वजह से रिवोल्ट थोड़ा नरू जो सेंटर रिवोल्ट था वो पॉलिटिकली वीक था. इसके बाद हम देखते हैं कानपुर का नाना साहिब.
सॉरी नाना साहिब जो कि बाजीराव के एडॉप्टेड सन थे, ही वॉज फ्रॉम कानपुर, उन्होंने भी ब्रिटिश के ख़िलाफ़ वहाँ पे एक्सपेल किया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज दिस he declared himself as Bahadur Shah's governor. बट जो उसका फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिम, नाना साहिब के बिहाफ पे तानिया तोप ने फाइट किया। अरे तानिया तोप, हाँ यहाँ पे द चीफ बर्डन of fighting on behalf of Nana Sahib was fell on the soldiers of Tania Top. Tania Top क्या था? He was the most loyal servant of Nana Sahib. He won immortal fame in his patriotism. He was a determined fighting, इसको बहुत ही अच्छी याद रही जाती है, skillful गुरेला ऑपरेशन ये चलाता था। एंड और एक था यहाँ पे उन मेंशन नहीं किया, Azimullah. He was also a loyal servant of इसके बाद हम किनको देखते हैं, बेगम हज़रत महल जी को। उन्होंने कहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट किया? लखनऊ पे। उन्होंने क्या प्रोक्लेम किया? जो कि उनका यंगर बेटा है ब्रिजेश कादिर एज द नवाब ऑफ अवध, ठीक है। इन्होंने फिर लखनऊ में रिबेलियन स्टार्ट किया कब? 4 जून 1857 एंड विद द हेल्प ऑफ with the help of spies and zamindars and peasants of Awadh, she organized an all-round attack on Awadh, but she failed, ठीक है। तो इसकी वजह से इनको छुपना पड़ा एक रेजिडेंसी में, जो कि बाद में डिस्क्लोज हो गई और उनको लीव करना पड़ा इंडिया। इसके बाद हम आते हैं बरेली को। बरेली में कौन था? खान बहादुर, जो कि क्या थे? फॉर्मर रूरल ऑफ रोहिलखंड, ठीक है। खान बहादुर ने कहाँ पे रिवोल्ट किया था स्टार्ट? बरेली में। इन्होंने क्या किया था कि ये तो डिस्पोजेशन रूलर थे, ये तो पेंशन पे चलते थे, बट इनको मंजूर नहीं था। इसकी वजह से ही ऑर्गेनाइज्ड एन आर्मी ऑफ 40,000 सोल्जर्स एंड ऑफर्ड स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश। बिहार में किसने लीड किया था? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह was a chief organizer of revolt in Bihar. He was 80 years old ज़मींदार at जगदीशपुर। ही जब वहाँ से आई थी ये, he unhesitatingly joined the spies when they reached आरा फ्रॉम दिनापुर। ठीक, आरा एक जगह है जगदीशपुर के नज़दीक। तो इसके बाद किसको हम देखते हैं? मौलवी अहमदुल्लाह को ऑफ फैज़ाबाद। इन्होंने भी बहुत अच्छे से स्टिफ रेजिस्टेंस दी थी इनको ब्रिटिश ट्रूप्स को। ही इमर्ज्ड एज वन ऑफ द ग्रेट सोल्जर्स एंड एक्नॉलेज्ड लीडर्स इन अवध। सो इन मे 1857 ही ब्रोक आउट रिवोल्ट इन अवध। इसके बाद हम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ रिवोल्ट एंड ग्रेट हीरोइंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, रानी लक्ष्मीबाई को देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, जिनको झांसी की रानी भी कहते हैं, यू मे नोन बाय द नेम ऑफ झांसी की रानी। सो लेट्स टॉक अबाउट हर, व्हाट शी डिड। इन्होंने कहाँ पे, इन्होंने पहले तो रिवोल्ट ब्रोक किया कहाँ पे? झांसी पे। झांसी के बाद इन्होंने मार्च किया ग्वालियर, बट एट दिस टाइम शी सॉट हेल्प ऑफ तानिया तोप। तानिया तोप कौन थे? तानिया तोप मैंने इससे पहले भी कहा था, ही वॉज द मोस्ट लॉयल सर्वेंट ऑफ नाना साहिब, ठीक है। तो इन्होंने ग्वालियर को कैप्चर किया था, बट ग्वालियर जो था वो रिकैप्चर किया कि इन्होंने इंग्लिश ने कब? जून 1858। और इस बैटल में इन जून 1858 शी अनफॉर्चुनेटली died wearing battle dress at the battlefield. The exact date was 17th of June, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं, वो इसी है शाहमाल, a local villager at उत्तर प्रदेश, बागपत में ये थे। ये क्या करते थे कि ये तो ही यूज्ड टू मार्च इन विलेज टू विलेज फ्रॉम नाइट। कितने विलेज को इन्होंने
कितने विलेज में घूम गए, 84 विलेजेस, एंड अर्जिंग पीपल टू रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश। जब इनको पकड़ा गया ऑन जुलाई 21, 1857, और इनके सिर को काट दिया गया, एंड इट वाज डिस्प्लेड देयर। सो बट जो एक्चुअल में ग्रेटेस्ट हीरोज ऑफ द रिवोल्ट, by my point of view, if we look at this, the greatest heroes of the revolt were the sepoys. क्योंकि इन्होंने ग्रेट करेज दिखाई थी बैटल ऑफ फील्ड में, एंड थाउजेंड्स ऑफ देम डाइड अनसेल्फिशली। और इन्होंने ये नहीं कहा था कि लाइक हिंदू मुस्लिम, there were the unity there in the sepoys also. So after this we will see the suppression of revolt in this phase of the revolt, that when it got suppressed. So the revolt was suppressed when on 20th September 1857, when the Delhi was recaptured by British, and the house of Mughals was finally extinguished, जो कि वहाँ के रूलर थे बहादुर शाह सेकंड। उनको कहाँ भेजा गया था फिर, जेल में, एंड ही डाइड देयर इन 1862। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि सर कैंपबेल कॉपलैन ने कहाँ पे ऑक्यूपाई किया था, कानपुर, जहाँ पे कौन रिवोल्ट कर रहे थे, नाना साहिब, वो भी जा चुके थे। तानिया तोप, जो कि जो कि नाना साहिब के लॉयल सर्वेंट थे, एंड एक्सपर्ट इन गुरेला वॉरफेयर, इनको कहाँ पे कैप्चर कर लिया गया था। ही वॉज कैप्चर्ड व्हाइल asleep in 1859. ही वॉज बिट्रेड बाय हिज जमींदार फ्रेंड, जबकि वो सो रहे थे। रानी अबजासी तो मैंने बता दिया कि ये जून में ही, ये बैटल फील्ड में ही मारी गई। आप इनके नाम देख लो, कौन कहाँ पे ब्रिटिश साइड से लीड कर रहा था एक बारी। सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, इनमें से इम्पोर्टेंट है दिल्ली, एंड कानपुर भी है, झांसी भी। आप इन तीन के देख लो, इन तीन के मोस्ट ऑफ टाइम पूछे जाते हैं। सो ये था सप्रेशन का फेज। नाउ वी विल सी व्हाट वर द कॉजेज दैट लेड टू दिस फेलियर ऑफ दिस रिवोल्ट। ठीक है, कॉज रेस्पॉन्सिबल फेलियर ऑफ रिवोल्ट। जो हम पहला कॉज देखते हैं, वो क्या है कि ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट। लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्लिट वाज वन ऑफ द फैक्टर। देयर वाज नो ऑल इंडिया, आप कह लो नेशनल मूवमेंट, ये नहीं थी। ये कुछ हिस्सों में की गई थी। ये तो ज़्यादातर सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में हुई थी ये रिवोल्ट। अगर हम देखें तो साउथ इंडिया एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, इन पे कोई असर नहीं रहा था इस रिवोल्ट का, ना ही उन्होंने उन जगहों पे रिवोल्ट किया था। और सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि सभी लोगों ने इस पे ज्वाइन नहीं किया। हम देखते हैं कि बिग ज़मींदार्स, दे एक्टेड एज ब्रेक फॉरवर्डर्स टू स्टॉर्म। इवन अब हम देखते हैं कि जो अवध के ताल्लुकदार थे, दैट नंबर 21,000, उन्होंने भी बैक ऑफ कर दिया। कब? जब उनको प्रॉमिस किया गया कि उनकी लैंड हम वापस देंगे। ठीक है, बहुत सारे रूलर्स भी ऐसे थे जिन्होंने रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया। इनमें कौन कौन आते हैं? सिंधिया ऑफ ग्वालियर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, राजा ऑफ जोधपुर, होलकर ऑफ इंदौर, रूलर ऑफ पटियाला, सिंध, एंड अदर सिख चीफ्स, एंड महाराजा ऑफ कश्मीर, जो कि मजबूर थे क्योंकि ट्रीटी ऑफ अमृतसर उन्होंने साइन की थी कब? 1846। इसमें एक प्रोविज़न था कि अगर ब्रिटिशर्स को कभी आपकी ट्रूप्स की ज़रूरत पड़ी, सो यू हैव टू हेल्प द ब्रिटिश आर्मी। एंड मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स, उन्होंने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं की, क्योंकि उनका जो एंड था वो कहाँ पे सेफ गार्ड हो रहा था?
ब्रिटिश रूल के अंडर, ठीक है। दे वर गेटिंग देयर इंटरेस्ट सर्व्ड अंडर ब्रिटिश रूल। गवर्नर जनरल कहते हैं कि इनके बाद रूलर्स एंड चीफ एक्टेड एज ब्रेकवार्स टू द स्टॉर्म विच कुड हैव अदरवाइज स्वेप्ट अस इन वन ग्रेट वेव। ये लॉर्ड कैनिंग का लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि अगर सभी लूरर्स एंड चीफर्स हमें इनको साथ देते, सो we will have they will have swept us, the revolt would have swept us in one grave wave। इसको हम देखते हैं और हमारे देखते हैं कि मद्रास, बंगाल, बॉम्बे एंड वेस्टर्न पंजाब, इनमें भी कोई भी ऐसा वो नहीं रहा था कि कोई भी ऐसा रिवोल्ट वहाँ पे नहीं देखा गया था, ठीक है। इसके बाद हम कौन देखते हैं कि एजुकेटेड इंडियन जो थे, इन्होंने भी इस रिवोल्ट को रजिस्ट किया। दे डिड नॉट वांट द रिवोल्ट। इन्होंने कहा कि भाई जो आप रिवोल्ट कर रहे हैं, दे सी दिस रिवोल्ट एज बैकवर्ड लुकिंग एंड अपोजिशन टू प्रोग्रेसिव सोशल मेजर्स। बट उनका जो बिलीफ सिस्टम क्या था उनका कि ब्रिटिश वुड हेल्प देम टू अकम्प्लिश द टास्क्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कि ब्रिटिश हमें मॉडर्नाइज कर रहा है भाई by laying off British this railway lines and so on, but after that they result that it's only for their benefit and events जो कि हम देखते हैं कि 1858 के बाद दे led a powerful and modern नेशनल मूवमेंट जो कि इंटेलिजेंसिया क्लास था। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो कि भाई सोल्जर्स थे उनके पास एक तो पहली बात थी दे वर पोअरली मटेरियली ऑक्यूपाइड एज कम्पेयर टू कंपनी के सोल्जर जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस देम, दे वर पोअरली इक्विप्ड, दे वर जनरली फाउंड, वो किन से लड़ते थे, स्वॉर्ड से, स्पेयर से, और उनके पास काफ़ी कम तादाद में गन्स और मस्केट्स थे, ठीक है, जिनके हम मशीन गन्स भी कहते हैं। They were not heavily equipped, they were very poorly equipped as compared to companies soldiers and सबसे बड़ी बात जो थी वो थी अनकोऑर्डिनेटेड एंड पोअरली ऑर्गेनाइज्ड, जो कि हम देखते हैं कि रिवोल्ट में क्या था कि रिवोल्ट पोअरली ऑर्गेनाइज कर गया था। इसमें कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं थी सेंट्रल लीडरशिप की, क्योंकि जो कि बहादुर शाह जिनको उन्होंने हेड रखा था इस रिवोल्ट का, वो बहुत ही वीक थे लीडरशिप में। द सिपाहीज वर वीक बट दे वर आल्सो अनडिसिप्लिन्ड। वो ऐसे कभी बिहेव करते थे जैसे वो ऐसे नहीं बिहेव करते थे जैसे आर्मी करती है, लाइक दे वर नॉट डिसिप्लिन्ड लाइक दैट। सो that was one of the cause that led to the failure of रिवोल्ट। इसमें क्या होता था कि कॉमन इनके प्लान्स नहीं बनते थे क्योंकि इनके पास कोई अथॉरिटेटिव हेड नहीं था और डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टाइमिंग्स पर ये रिवोल्ट लीड किया गया था। कभी हम देखते एक जगह पे रिवोल्ट मई में ब्रेकआउट हुआ, कहीं पे जून में, तो इसकी वजह से भी इस रिवोल्ट को नुकसान झेलना पड़ा एंड इट फेल्ड। सो प्रिंसिपल लीडर्स क्या थे इनमें, नाना साहिब तानिया तोप कुंवर सिंह, दे वर ऑफ, लक्ष्मीबाई को हम भी देखते हैं, दे वर ऑफ नो मैच इन अपोजिशन में कौन कौन खड़े थे, दे वर हाईली we see here they were highly qualified like this Sir Colin Campbell, Lieutenant Hudson, Lieutenant Winbird, और इनका सब हेड था लॉर्ड कैनिंग। सो दे वर, एक तो इनके पास बहुत अच्छी आर्मी भी थी एंड दे वर वेरी tactically more advanced than इंडियन चीफ्स, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि और एक जो वीकनेस थी रिवोल्ट में, वो तो फेलिंग ऑफ इंडिविजुअल के डीप जाती है
जो सबसे बड़ी इसकी वीकनेस मानी जाती है कि जो मुंटियर्स थे, जो रिवोल्टर्स थे, उनको ये समझ में नहीं आ गया था कि हम किस पे रिवोल्ट कर रहे हैं, हम क्यों रिवोल्ट कर रहे हैं। उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं था। दे वर जस्ट ओनली रिवोल्टिंग बिकॉज दे हेट ब्रिटिश रूल। ये इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं द एंड। तो अब तो रिवोल्ट ख़त्म हो गया, तो एंड में क्या हुआ, जहाँ जहाँ पे क्या क्या हुआ, ठीक, कॉन्सिक्वेंसेस। लेट्स सी। इन रीजंस की वजह से रिवोल्ट तो सप्रेस कर लिया गया। यहाँ पे तो मिस्टेक है। द दिल्ली वाज कैप्चर्ड ऑन 20 सितंबर 1857 बाय ब्रिटिश रूल एंड बहादुर शाह, जो मैंने अभी कहा, उसको प्रिजनर बनाया गया। और जो रॉयल कैप प्रिंसेस थे उनको वहीं पे कैप्चर एंड किल्ड ऑन द स्पॉट। दे वर किल्ड ऑन स्पॉट। बहादुर शाह को रंगून जेल में भेजा गया, जहाँ पे वो कब मरे, when he died in 1862। सो मुगल्स की जो हिस्ट्री थी वो यहीं तक सीमित रही। एंड विद द फॉल ऑफ दिल्ली, जो कि सेंट्रल पॉइंट बना गया था, सभी रिवोल्ट ख़त्म हो गया। एंड वन बाय वन द ग्रेट लीडर्स फेल डाउन। नाना साहिब वॉज डिफीटेड एट कानपुर, रिफ्यूजिंग टू सरेंडर ही एस्केप्ड टू नेपाल। और तब से उनकी खबर नहीं आई, वो कहाँ चले गए, नेपाल। तानिया तोप, जो कि इनके लॉयल सर्वेंट थे, वो सेंट्रल जंगल्स में गुम हो गए। एंड ही आल्सो कंटिन्यूड देयर वार, फिर वो वहाँ पे भी अपना लड़ते रहे। बट ऑन अप्रैल 89 he was betrayed by his ज़मींदार फ्रेंड एंड were captured while he was asleep। तो उनकी क्या हो गई थी, उनको धोखा दिया था किसने, ज़मींदार, उनके फ्रेंड ने, जो कि वहाँ पर वो सो रहे थे। तो उनकी खबर दी गई थी ब्रिटिश आर्मी को। एंड ही वॉज पुट ऑन डेथ ऑन 15 अप्रैल 1859। इसके बाद रानी की झांसी लक्ष्मीबाई, वो तो बैटल फील्ड में ही मारी गई ऑन 17 जून 1858। बाय 1859 कुंवर सिंह, भगत खान, खान बहादुर खान और बरेली राव साहेब, ब्रदर ऑफ नाना साहेब, मौली अहमदुल्ला, ये सब मारे गए थे। एंड जो बेगम ऑफ अवध थी, वो कहाँ पे छुप गई थी फिर, अवध नेपाल में, क्योंकि उनका जो रेजिडेंस था जहाँ पे वो छुपी थी वो ब्रिटिशर्स ने देख लिया था। सो हज़रत महल, बेगम हज़रत महल, वो तो जा गई थी नेपाल। सो आफ्टर 1859 by 1859 द रिवोल्ट वाज कम्प्लीटली सबमिसेड। जो भी इसके लीडर्स थे उनको भी मारा गया था। अब हम ये नहीं कह सकते कि रिवोल्ट ऐसे ही गया, फजूल गया। इट हैज़ ए ग्लोरियस लैंडमार्क इन आवर हिस्ट्री। और एक और कॉन्सिक्वेंस था इस रिवोल्ट का कि इसके बाद डायरेक्ट ब्रिटिश रूल आया। इससे पहले यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी एंड यहाँ पे गवर्नर होता था इनका, गवर्नर जनरल। सो लास्ट गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद डायरेक्ट ब्रिटिश रूल आया एंड ईस्ट इंडिया कंपनी को बैन कर लिया गया। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने बस ऐसे ही फजूल में रिवोल्ट किया। इससे क्या हुआ था कि पीपल को एक कॉन्शसनेस अवेयर हो गई थी। दे नाउ बीइंग अवेयर ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स, कि क्या हो रहा था इंडिया में, क्या नहीं होना चाहिए था। पैट्रियोटिज़म था वहाँ पे। और इसकी एक और वीकनेस जो थी वो ये थी कि ये स्टेट बाय स्टेट लड़ा गया, नॉट एन नेशनल रिवोल्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ अबाउट दिस रिवोल्ट ऑफ 1857। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, like, comment. Thank you once again. Have a nice day. Bye.